हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड में पूछे जाने वाले जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता डैश सभ्यता कहलाई। हमारा प्रश्न है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता डैश सभ्यता कहलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक सभ्यता। तो आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता आपका वैदिक सभ्यता कहलाई। अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या है। महाभारत का पुराना नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय संहिता। तो महाभारत का पुराना नाम आपका जय संहिता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुर्विज्ञान। तो वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहा जाता है और निचली परत के अध्ययन को आपका ऋतु विज्ञान कहते हैं। ऋतु विज्ञान आपका निचली परत का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह था। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट आपका स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह था। इसका प्रक्षेपण इसरो ने 19 अप्रैल 1975 को किया था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। भास्कर 1 क्या है। तो भास्कर 1 आपका स्वदेशी निर्मित भारत का दूसरा उपग्रह है। और एजुसैट क्या है। तो एजुसैट आपका भारत व दुनिया का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट है। तो एजुसैट आपका भारत व दुनिया का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट है। अब चलिए इसरो के बारे में हम कुछ जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म आपका होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ। तो इसरो का स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। तो इंसुलिन आपका रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को आपका आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है। हमें बताना है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.4। तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है और रक्त की प्रकृति आपका क्षारीय होती है। अब देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि कितना पीएच मान रहेगा। तो कोई विलयन आपका अम्लीय होगा और कितना पीएच मान पे कोई विलयन आपका क्षारीय होगा। तो जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय विलयन होते हैं और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। 7 से कम होगा, 7 से कम होने पर विलयन आपका अम्लीय होगा और उसके बाद 7 से अगर अधिक रहेगा तो वह आपका क्षारीय होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो उसका नेचर अम्लीय होगा और जिसका 7 से अधिक रहेगा उसका नेचर आपका क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना होता है। तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, चश्मे का लेंस बना होता है। चश्मे का लेंस किसके द्वारा बना होता है। तो चश्मे का लेंस आपका क्रूक्स के कांच का बना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि चश्मे का लेंस क्रूक्स कांच का बना होता है। देखिएगा, इस कांच में आपका सीरियम ऑक्साइड मिला रहता है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को शोषित कर लेता है। इसीलिए क्रूक्स कांच का यूज आपका चश्मे लेंस बनाने में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो सोना और प्लैटिनम दोनों आपका प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में
पाई जाने वाली धातु है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों सोना और प्लेटिनम हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्गन गैस। तो ट्यूबलाइट में आपका आर्गन गैस भरा होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा लगातार बदल रही हो तो इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं? यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा लगातार बदल रही हो तो इस प्रकार की धारा को क्या कहा जाता है? तो ऐसी धारा को आपका प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा लगातार बदल रही है तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब देखिए दिष्ट धारा का भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि दिष्ट धारा क्या होता है। तो यदि परिपथ में धारा की दिशा एक ही दिशा में हो तो उसे दिष्ट धारा कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में से किसमें सायांता नहीं होती है? हमारा प्रश्न है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में से किसमें सायांता नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस में। तो ठोस में आपका सायांता नहीं होता है। देखिएगा सायांता क्या होता है? तो सायांता किसी तरल की वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल के कारण अपने विकृत करने का विरोध करता है। जैसे कोई लिक्विड है तो लिक्विड क्या करेगा? लिक्विड बहने की प्रवृत्ति को विरोध करेगा, वही आपका सायांता कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर को आपका छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम गहरा महासागर कौन है तो सबसे कम गहरा महासागर आपका आर्कटिक महासागर ही है। और एक और प्रश्न ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र कितने महाद्वीपों में बटा हुआ है? संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र कितने महाद्वीपों में बटा है? तो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। तो राज्य में आपका कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन कराता है? मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका मंत्री परिषद के सदस्यों को उनकी पद की गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 प्रतिनिधियों को आपका लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को आपका लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को आपका लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को। 10 जनवरी आपका विश्व हिंदी दिवस हो गया और 15 जनवरी आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1954। तो 1954 में आपका ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। 1861 में आपका
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना होती है। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना होती है। 1881 में आपका भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना होती है। और 1953 में आपका संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 नंबर जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें भेजा है। मांडी आपका गोवा का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मांडी आपका गोवा का लोक नृत्य है। आज का होमवर्क का प्रश्न है, गोदान किस राज्य की गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? आपको बताना है कि गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है। तो आप इसे कमेंट करके हमें उत्तर देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।